अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर क्लास का लेसन बदला। उसके जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं ग़ुलाम रब्बानी अग्रो साहब। इन्होंने ये सिंधी में लिखा था और डॉक्टर हसरत खास कजवी साहब ने इसको सिंधी कहानी से तर्जुमा किया था। ग़ुलाम रब्बानी अग्रो साहब लिखते हैं कि गुलाब तांगे वाला रईस गौस घोड़े वाले का तांगा चलाता था और रोज़ 5 रुपये रईस को देता था। बाकी जो बचता उससे ख़ुद ज़िंदगी बसर करता। शहर के दूसरे तांगे वाले गुलाब की और उसके घोड़े की बड़ी तारीफ़ करते। गुलाब जब भी अपने घोड़े की तारीफ़ सुनता खुशी से फूले न समाता। गुलाब का घोड़ा था ही ऐसा, हवा से बातें करता, खूबसूरत, बुर्राक, सडोल, ताकतवर, ना थकने वाला। दूसरे तांगे वाले जब इसकी तेज़ी, फुर्ती और सुबक रफ्तारी देखते तो रक्श से कहते, ये घोड़ा नहीं, मौला कसम बुर्राक है बुर्राक। ये गुलाब का तकिया कलाम हो गया था। गुलाब का घोड़ा पक्षी वाकई बहुत बड़ा उम्दा था। सफ़ेद रंग, खूबसूरत नक्श, सडोल जिस्म, मुनासबत कद, हिम्मत वाला, ताकत वाला। तांगे में 5-6 क्या अगर ज़्यादा मुसाफिर भी बैठ जाते, लेकिन पक्षी को इसकी परवाह नहीं थी। वो फिर भी हवा की तरह चलता था। जब वो अपनी शान और आन से चलता तो यूँ महसूस होता जैसे धरती पर नकारा बजाता हुआ आ रहा हो। शहर और स्टेशन के दरमियान नहर बहती थी। उस पर जो पुल था वो कुछ ऊंचा था। आम घोड़े इस पुल की चढ़ाई पर चढ़ते चढ़ते हाँफने लगते। जब बहुत से तो अड़ के खड़े हो जाते। लाख चाबुक मारो वो नहीं हिलते थे, लेकिन पक्षी की बात ही और थी। उसके लिए चढ़ाई जैसे चढ़ाई नहीं थी। पुल पर पहुंचने से बहुत पहले ही वो अपनी रफ्तार तेज़ कर देता और पुल की चढ़ाई तक अपनी इस रफ्तार को बरकरार रखता था और फिर बड़े इत्मीनान से वो इसे नीचे उतारता। उससे इस शान से चलता कि लोग अश अश कर उठते और गुलाब अपने मखसूस अंदाज में लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा देख कर कहता, घोड़ा नहीं है, मौला कसम बुर्राक है बुर्राक। पक्षी की आदत थी कि वो कभी चाबुक बर्दाश्त नहीं करता था। अपने मालिक के इशारे को खूब समझता था। उसे खूब मालूम था कि उसे कब सरपट दौड़ना है और कब धोल की मतलब स्लो। अगर गलती से कोई उसके चाबुक मार देता तो फिर सवार को उसकी रासें संभालना मुश्किल हो जाता। ना जाने क्यों वो चाबुक लगने से कांपने लगता और बजाय सरपट या धुलकी के वो छलांगे लगाने लगता। फिर उसे रास्ते की नाहमवारी का एहसास ही नहीं रहता। बस फिजाओं में पहियों की तेज़ तेज़ चलने की आवाज़ आती, घोड़े के हुनहुनाने की आवाज़ बुलंद होती। रास्ता तांगा माए सवारियों के गर्द गुबार उठाता जाता। गुलाब बड़ी मुश्किल से उसे काबू में लाता, बार बार पुचकारता, बाबू बाबू, बस बेटा बस। लेकिन बड़ी देर तक पक्षी का गुस्सा आता रहता। वो आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़ता रहता, छलांगे लगाता, जिसकी वजह से गुलाब ने उसका नाम पक्षी रखा था। पक्षी की दूसरी आदत ये थी कि वो किसी दूसरे घोड़े को अपने से आगे निकलने नहीं देता था। अगर कोई तांगे वाला अपने घोड़े को चाबुक मार के आगे निकालने की कोशिश करता तो समझो बस आफत आ गई। पक्षी अपने से आगे निकलने वाले घोड़े पर नज़रें पड़ते ही हवा हो जाता है। ऐसा सरपट भागता कि पलक झपकते ही आगे निकल जाता और उसे गर्द गुबार के तूफान में अट जाने के लिए छोड़ देता। पक्षी की इस आदत के पेश नज़र शहर के तमाम तांगे वालों ने यह फैसला कर लिया था कि जब भी गुलाब पीछे आता हुआ नज़र आता वो अपने घोड़ा गाड़ी को एक तरफ रोक लेते। गुलाब आराम से आगे निकल जाता। गुलाब के आगे निकल जाने के बाद दूसरे तांगे वाले आते। इसलिए गुलाब अक्सर कहा करता था, पक्षी कोई तांगे में चलाने वाला घोड़ा नहीं, पक्षी उन घोड़ों में से है जिन पर हज़ारों लाखों की शर्तें लगाई जाती हैं। अगर किसी को शौक़ हो तो वो मुझसे शर्त लगा कर देख ले। गुलाब को पक्षी पर बड़ा नाज था। सुबह सवेरे जब गुलाब नहा धोकर तैयार होता और तांगे पर सवार होने लगता तो पक्षी हुनहुनाकर उसका इस्तकबाल करता। जब वो स्टेशन की तरफ जाता तो बड़े फ़ख्र से आवाज़ लगाता, आओ आओ जल्दी आओ, स्टेशन पहुंचने वालों उसके तांगे में बैठो। जब लोग धड़ाधड़ उसके तांगे में बैठते तो उसका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता। पत्ते की बीड़ी का एक ज़ोरदार कश लगाता और अपनी मूँछों को मरोड़ मरोड़ कर एक मखसूस सी आवाज़ निकालता, जिससे पक्षी शायद समझता था। वो बड़े शान से आगे बढ़ता और देखते ही देखते हवा हो जाता। और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। गुलाब रास्ते में उसे पुचकारता, कभी कहता चल मेरे मोर,
चल मेरे बेटे, और पक्षी अपने धुन में मगन अपनी मखसूस रफ्तार से अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवां रहता। शाम को भी गुलाब के शान देखने से ताल्लुक़ रखती थी। शहर के बड़े चौराहे पर पान बीड़ी की केबिन के सामने होदी के पास तांगे वाले जमा होते थे। गुलाब, अब्दल, खैरू, जुमा, कादू, फ़याज़ू, हामिद, बख्शू, इस महफ़िल में गुलाब का चेहरा फूल की तरह खिला नज़र आता था। वो शाम को अक्सर सब्ज़ रेशमी तहमत बांध कर और बोस्की की कुर्ता पहनकर कांधे पे तौलिया रखकर अपने तांगे वाले दोस्तों के दरमियान बैठ जाता और बड़े फ़ख्र से बातें करने लगता। सबकी बातें गौर से सुनते और अपनी दिलचस्पी का इजहार करते। वो कभी कभी सखी सेठों के बारे में भी बताता। उसके घोड़े की रफ्तार से खुश होकर असल किराए से भी कहीं ज़्यादा उसको दे दिया करते। इसे इस बात पर भी फ़ख्र था कि वो लोग उसके तांगे के अलावा किसी और तांगे में नहीं बैठते थे। गुलाब कॉलेज के एक शागिर्द की भी बहुत तारीफ़ किया करता था। कहता था, साईं, वो सेठों का बड़ा लाडला बच्चा है। वो अपने बाप का वाहिद औलाद था। कहता था, कराची के किसी कॉलेज में पढ़ता था। जब अपने वालिद को ख़त लिखता तो अपने रिश्तेदारों के साथ साथ मेरे बारे में भी पूछता था। फ़लाँ तारीख़ फ़लाँ वक्त पर तांगा स्टेशन पर हूँ। जब वो मेरे तांगे में सवार होता था तो फिर मैं किसी और दूसरी सवारी को नहीं उठाता था। वो मेरे लिए हमेशा कराची से कोई ना कोई तोहफ़ा ज़रूर लाता था। कभी रेशमी रुमाल, कभी तौलिया, कभी कोई और चीज़। बड़ा हंसमुख और खुशबख्त था। खुदा करे जहाँ भी हो खुश रहे। फिर वो अपने घोड़े पक्की की तारीफ़ें शुरू कर देता। पक्की घोड़ा नहीं, बुराक है, बुराक। एक दिन गुलाब और खैरू पक्की पर तकरार हो गई। गुलाब का कहना था कि पक्की अरबी नस्ल का उम्दा घोड़ों में से है और हज़ार रुपये की कीमत का है। खैरू का कहना था कि घोड़ा अरबी नस्ल का नहीं है बल्कि विलायती है, विलायती। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब घोड़ों के दाम गिर गए तो रईस गौस बख्श कराची के मिलिट्री वालों से 300 रुपये में ख़रीद कर लाया था। इस बात पर दोनों में तकरार इतनी बढ़ गई कि दोनों ने 100 रुपये की शर्त लगाई। सारे तांगे वाले जमा होकर रईस गौस बख्श के पास गए, जिसने हंस कर उनको बताया कि घोड़ा ना विलायती है, ना अरबी, घोड़ा सिंधी है। उसने लाड़ के एक ज़मींदार से अदला बदले करके लिया था। इस वक्त तो गुलाब और खैरू का झगड़ा ख़त्म हो गया, लेकिन इसका असल झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ, जिसकी वजह ये थी कि गुलाब के आने से पहले खैरू रईस बख्श का तांगा चलाता था, लेकिन मवाली और जुआरी, जिसकी बुरी आदत से तंग आकर रईस ने तांगा घोड़ा वापस लेकर गुलाब को दे दिया था। खैरू को ये बात बहुत नागवार लगी, लेकिन क्या करता, मजबूरी थी। रईस की चीज़ थी, उसे हक हासिल था, उसकी मर्ज़ी जिसे चाहे दे दे। खैरू रईस का तो कुछ न बिगाड़ सका, गुलाब से नफ़रत करने लगा। जब वो गुलाब को पक्की की तारीफ़ें करता सुनता, माली तौर पर खुशहाल देखता तो जी ही जी में करता था और हर वक्त उसकी फ़िक्र में रहता था कि उससे कैसे इससे इंतकाम ले। गुलाब गरीब था, लेकिन उसमें कोई बुरा फ़ेल नहीं था। जैसे तैसे वो अपने घर का गुजारा कर लेता था। उसकी बीवी बड़ी सुघड़ थी और किफ़ायत शहर से घर में काम करती थी। गुलाब की एक चांद सी बेटी थी। उसने उसका नाम अपनी माँ के नाम पर जुलेखा रखा था। यूँ तो हर बच्चा प्यारा होता है, लेकिन जुलेखा प्यारी सी, भोली भाली और प्यारी थी। गोरा चिटा रंग, आँखों में कुदरती काजल और सुनहरी बाल। जुलेखा को अपने घोड़े से भी बहुत मोहब्बत थी। रोज़ाना रात को जब गुलाब घोड़े के आगे घास डालकर थपथपाता और कुरकुरा लेकर उसके बदन पर करने लगता तो जुलेखा घोड़े के बराबर आकर खड़ी हो जाती। गुलाब एहतियात के तौर पर कहता, बेटा हट कर खड़ी हो, घोड़ा काट लेगा। जुलेखा जानती थी घोड़े उसको काटेगा नहीं, इसलिए वो घोड़े के और भी नज़दीक आकर घोड़े के सर पर हाथ फेरने लगती। ना बाबा, पक्की मुझे नहीं काटेगा। और फिर जिस हाथ में उसके घास होती वो दूर करके कहती, पक्की मुझे काटेगा। घोड़ा उसके घास वाले हाथ की तरफ मुंह करके करने लगता तो कहती, बाबा देखा, पक्की मेरे हाथ से घास खाता है, फिर भला ये मुझे क्यों काटेगा। गुलाब ये सारी बातें अपने दोस्त तांगे वालों को बड़े लुत्फ़ ले लेकर सुनाता। सब खुश होते और भी खुश होते। खैरू जब ये बातें सुनता तो जल जाता। नामालूम क्यों उसके दिल में गुलाब के ख़िलाफ़ नफ़रत थी, हसद की आग वो जलता रहता था और हर वक्त इस मौके की तलाश में रहता था कि आखिरकार इसे मौका भी मिल गया। और स्टार्ट करेंगे। थर्ड लेक्चर है हमारा। एक मरतबा गुलाब को मैदी बुखार ने आ घेरा। 3 माह तक
और इस मुसीबत मर्ज में मुब्तला रहा। जब 1 महीना गुजरा तो खैरू ने मौका देखकर रईस गौस बख्श के कान भरने शुरू कर दिए। कहता, रईस ये तूफ़ानी घोड़ा यूं ही खड़े खड़े तबाह हो जाएगा, फिर ये तांगे में चलाने के काबिल नहीं रहेगा। इस बात में कुछ सच्चाई भी थी, अक्सर ऐसा होता भी है। रईस शश व पंच में पड़ गया, मतलब परेशानी में। आखिर क्या करे, यूं तो खड़े खड़े घोड़ा वाकई बेकार हो जाएगा। आखिर एक दिन उसने गुलाब से बात कर ही ली और खैरू को इजाज़त दे दी कि वो घोड़ा अपने तांगे में चलाए। गुलाब ने बहुत कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी बीमारी ने तवल खींच रखा था। फिर खैरू को जादू चल चुका था। तांगा और घोड़ा दोनों रईस के थे, इसलिए गुलाब को खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। लेकिन जब से पक्की गुलाब के घर से गया, जुलेखा उदास उदास रहने लगी। उसे पक्की से बड़ी मोहब्बत थी। वो अपने बीमार वालिद के पास बैठ जाती, कहती, बाबा तू कब ठीक होगा? कब पक्की? फिर हम अपने घर आएगा? गुलाब की आंखों में आंसू आ जाते। इधर खैरू के तो मज़े आ गए। जूँ ही उसे रईस की इजाज़त मिली, वो तांगा लेकर अड्डे पे पहुंच गया। अब्दल, बख्शू, फैजू सब खैरू के पास गुलाब का घोड़ा देखकर हैरान रह गए। खैरू ने लुत्फ़ लेकर बताया कि गुलाब के बुखार उतरने में ही नहीं आ रहा। रईस को ये ख़तरा महसूस हुआ कि घोड़ा बिगड़ जाएगा, इसलिए चलाने के लिए मुझे दे दिया। तांगे वालों से ये बात करके खैरू ने घोड़ा हाँका, सवारी का भी इंतज़ार न किया। कहने लगा, रईस को कमाई की इतनी ज़रूरत नहीं, तो वो तो यही चाहता है कि घोड़ा खड़े खड़े कहीं ख़राब ना हो जाए। जूँ ही शहर से तांगा बाहर आया, खैरू ने घोड़े की बाँकें खोली और छोड़ दी और उस पर खूब चाबुक की बारिश कर डाली। पक्की, जिसने कभी एक चाबुक भी नहीं खाया था, वो 1 माह से वो यूं ही खड़ा था। उसके जो चाबुक लगे वो सर पर दौड़ने लगा और जितना तेज़ दौड़ता खैरू उसे उतना ही ज़्यादा मारता। अड्डे तक पहुँचते पहुँचते खैरू का चाबुक टूट चुका था और पक्की इसकी पुश्त पर खाल के उधड़ने से बड़े बड़े निशान हो गए थे। पक्की ने सारे रास्ते में कहीं भी दम नहीं लिया था। वो पसीने में शराबोर हो गया था। गाड़ी के आने में अभी देर थी। खैरू घोड़े की रासें खींचकर पानी के हौज़ की तरफ लाया। हाँफते हुए पक्की ने पानी पीने के लिए हौज़ की तरफ मुंह बढ़ाया तो खैरू ने एकदम झटके से उसकी लगाम खींच लिया और उसे पानी से दूर ले जाकर खड़ा कर दिया। इसके साथ साथ उसे मारना भी शुरू कर दिया। उसने पक्की के मुंह पर चोटें लगाई और पेट की खाल उधेड़ डाली। लगाम हाथ में पकड़कर ज़ोर ज़ोर से झटके दिए, फिर उसके घुटनों पर भी ज़रबे लगाईं। और जब रेलगाड़ी आई तो खैरू सवारी लेकर लौटा। शहर में सवारी छोड़कर वो सीधा रईस के पास गया और उसे बताया कि घोड़ा खड़े खड़े ख़राब हो गया है, स्टेशन की तरफ कदम ही नहीं उठाता है। ये कहकर किराए के पैसे निकालकर रईस को के आगे रख दिए। रईस ने वो सारे पैसे खैरू को लौटा दिए। कहने लगा कि किराए से भी जो भी पैसे आए कमाओ, वो सब तुम्हारे, मुझे तो सिर्फ घोड़े की फ़िक्र है, घोड़ा ख़राब ना होने पाए। खैरू ने रकम जेब में डाली और घोड़ा लेकर चला गया। रात को उसके आगे सूखी घास डाल दी और एक तरफ बाल्टी में पानी रख दिया। पक्की की अपने नए मालिक के पास ये पहली रात थी। दूसरे दिन जब खैरू ने पक्की को अपने तांगे में जोता, उसने 2 लत्तियाँ झाड़ दीं। खैरू ने पहले की तरह फिर उसको मारना शुरू कर दिया, लेकिन घोड़े ने इसकी एक न सुनी। रात को खैरू ने पक्की को ये सज़ा दी कि उसका दाना पानी बंद कर दिया। तीसरे दिन जब खैरू ने चाहा कि घोड़े को तांगे में बांधे तो घोड़ा खैरू को देखकर बिदकने लगा, 2 लत्तियाँ झाड़ने लगा, जैसे कि वो गुस्सा और नफ़रत का इजहार कर रहा हो। दूर से ही खैरू ने अपने चाबुक मारे, लेकिन घोड़े ने उसे करीब नहीं आने दिया। खैरू थक हार कर बाहर निकल गया और तमाम तांगे वालों में मशहूर कर दिया कि घोड़ा बेकार हो गया है, अब तांगे के मसरफ़ का नहीं रहा। 2-1 आदमी उसके साथ घोड़े को देखने भी गए। घोड़ा उन लोगों को देखकर अपने दोनों पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से हुनहुनाने लगा। सब के सब उसे देखकर लौट गए। खैरू ने आज तांगा नहीं चलाया। पक्की सारा दिन भूखा प्यासा तपती हुई धूप में जलता रहा। शाम को जब खैरू घर लौटा तो उसके हाथ में एक छोटी सी लोहे की कील थी, जिसकी नोक सुई की तरह बारीक और तेज़ थी। उसने नहायत चालाकी से घोड़े की टांगें बांधी और ज़मीन पर गिरा दिया। फिर उसने वो कील घोड़े की दाएं रान में घोंप दी। घोड़ा बदहवास होकर तड़पने लगा। खैरू ने लकड़ी उठाकर ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। लोहे की कील घोड़े की रान की गोश्त में घुस गई। इशारों पर चलने वाला जानवर तड़प रहा था। खैरू ने अफ़ीम के डोडे पीसकर उसे पिलाए। दूसरे दिन उसने घोड़े को भंग पिलाई। इस तरह वो मुसलसल 10 दिन तक पक्की पर मुख्तलिफ नुस्खे इस्तेमाल करता रहा। 10 दिन बाद पक्की को तांगे में बांध कर स्टेशन ले गया और
वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ हमने छोड़ा था कि वो स्टेशन पे उसे ले गया था। पक्की बेहद ताकतवर, मस्त, खूबसूरत किस्म का घोड़ा था। उसे इस हालत में देखकर सारे तांगे वाले हैरत से तकने लगे। उन्होंने खैरू से पूछा, यार बात क्या है, आखिर इस घोड़े को क्या हुआ है? खैरू ने कहा, ये चालबाज घोड़ा है। ये कहकर घोड़े की राने दाईं रान पर एक जगह जिसे चाबुक मारकर घोड़ा चलने लगा। इस तरह मुसलसल वो 2 महीने तक खैरू ने घोड़े को अपनी मर्ज़ी से चलाया और इस 2 माह में कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन के खैरू ने उस घोड़े को कोई अजियत ना दी हो। 2 माह बाद गुलाब सेहतियाब हुआ तो सीधा रईस के पास गया। उसने तांगा घोड़ा मांगा। रईस बोला, घोड़ा तो बेकार हो गया है, तांगे के काबिल ही नहीं रहा। मैं तो उसे बेचना चाहता हूँ, दाईं टांग से वो लंगड़ा हो गया है। गुलाब को रईस की बात का एतबार नहीं आया। वो खैरू के पास गया। जब उसकी नज़र घोड़े पर पड़ी तो वो भी मायूस हो गया। घोड़ा वाकई बेकार हो गया था। दाईं टांग से वो लंगड़ा भी रहा था। अपने पुराने मालिक को देखकर घोड़े ने सर ऊपर उठाया और अपने मखसूस अंदाज से हुनहुनाया भी। गुलाब ने दौड़कर अपने दोनों हाथ घोड़े की गर्दन की गिर्द डाल दिए और अपने होंठ इसकी गर्दन पर रख दिए। उसके साथ ही फितरत मोहब्बत उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। फिर उसने उसके साथ बड़ी मोहब्बत से पक्की का मुंह पकड़कर उसके आंखों में आंखें डालकर भर आई हुई आवाज़ में कहने लगा, पक्की मेरे बेटे, क्या हाल हो गया है? ये सब कुछ कैसे हो गया? खैरू ने दूर चेयर पर भी बैठे बैठे जवाब दिया, घोड़ा पूरे 1 महीना यूं ही खड़ा रहा, इसी वजह से ख़राब हो गया है। फिर जब तांगा बांधा तो दाएं टांग से लंगड़ाने लगा। ये सब सुनकर गुलाब ने घोड़े की गर्दन से हाथ हटाया और खैरू की तरफ घूर कर देखने लगा। इस वक्त उसकी आंखों से आग के शोले निकल रहे थे। खैरू, मैं तुझसे इस जुल्म का बदला ज़रूर लूँगा। गुलाब खैरू के घर से सीधा रईस के पास पहुंचा। रईस, ये घोड़ा गाड़ी मैं ख़रीदूँगा। चंद मोतबर लोगों के सामने कीमत मुकर्रर की गई और गुलाब घोड़ा गाड़ी के लेकर अपने घर आ गया। पक्की गुलाब के घर क्या आया जैसे ईद हो गई। छोटी जुलेखा दौड़कर घोड़े के पैर से लिपट गई। गुलाब ने उसे हटाकर घोड़े को पीठ पर बिठा दिया। उसने बाप से पूछा, बाबा हमारा पक्की इतना दुबला क्यों हो गया है? उसने नफ़रत से कहा, बेटा खैरू पापी है, उसने पक्की को बहुत मारा। जुलेखा ने कहा, बाबा खैरू पापी को अल्लाह गुनाह देगा, अल्लाह उसे अजाब देगा। बाप ने जवाब दिया, हाँ बेटा, खैरू पापी को बहुत गुनाह मिलेगा। बेज़बानों को मारना बहुत बड़ा गुनाह है, खुदा खैरू को कभी माफ़ नहीं करेगा। इतने दिनों बाद इस रात पक्की को पहली मर्तबा अपनी मोहब्बत से दाना पानी मिला, हरा चारा नसीब हुआ। गुलाब काफ़ी देर तक उसके बदन पर खुरा करता रहा और जुलेखा बार बार बाप से पूछती रही कि खुदा खैरू को इसकी सज़ा देगा या नहीं। सोने से पहले यही बात सोचती रही। दूसरे दिन जब गुलाब घोड़ा गाड़ी लेकर स्टेशन जा रहा था तो जुलेखा की ज़िद थी कि पापा मैं भी चलूँगी। इसका बाप इसको बिठाकर अड्डे तक ले आया। जब तक सवारी नहीं मिली वो बैठी रही और गुलाब दूसरे तांगे वालों से बात करता रहा। कुछ देर बाद दूर से खैरू अपना तांगा लाता हुआ नजर आया। उसके तांगे में एक कमज़ोर सा घोड़ा जिसे वो बेदर्दी से मार रहा था। जुलेखा की जैसे ही उस पर नज़र पड़ी तो अपने तांगे से उतरकर उसकी तरफ दौड़ी। वो तीर की तरह खैरू की तांगे की तरफ जा रही थी। गुलाब दोस्तों के पास से उठकर बेटी की तरफ दौड़ा। मुबादा वो कहने तांगे के नीचे ना आ जाए। जब जुलेखा खैरू के तांगे के बिल्कुल करीब पहुंची तो गुस्से से उसका मुंह सुर्ख था, दोनों मुट्ठियां बिछी हुई थीं। उसने अपने दोनों आस्तीनों को चढ़ाकर चीख कर, खैरू तांगे वाले, खबरदार जो तूने घोड़े को मारा। बेज़बानों को मारना बड़ा गुनाह है। तुमने हमारे पक्की को बेगुनाह मारा था, इसका गुनाह तुम पर ज़रूर पड़ेगा। खुदा तुमको कभी माफ़ नहीं करेगा। जुलेखा के गुस्से से बिछी हुई मुट्ठियाँ, चढ़ी हुई आस्तीनें और इसके नहायत जोशीले अल्फाज खैरू को यूँ लगे जैसे किसी ने दिन से उस पर गोली का फायर किया हो। सारे तांगे वालों ने नहायत नफ़रत और हकारत से खैरू की तरफ देखा। खैरू खौफ और नदामत से जैसे लरज़ रहा हो, उसके चेहरे पर जैसे हल्दी का रंग पुत गया हो। इसने गर्दन नीचे झुका ली। अगर ज़मीन फट जाती तो वो इसमें समा जाता। ये देखकर गुलाब ने जुलेखा को गोद में उठा लिया और उसे प्यार करते हुए फातिहाना अंदाज से खैरू की तरफ उस तरह देखा जैसे उसने जुलेखा ने उससे बदला ले लिया हो। बेटा यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।